स्टूडेंट, इसके पहले वाले क्लास में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा किया था। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक वहाँ बताया था। फर्स्ट लॉ को मैंने वेक्टर फॉर्म में दिखलाया था। वेक्टर फॉर्म में बतलाया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के अलोंग जो वेक्टर लिए थे उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, आज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो बहुत पहले से भी आप लोग जानते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकेंड लॉ में वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। ठीक है, यही है। ये आपका मान लो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पे एक लाइट को इंसिडेंट किए, ये लाइट यहाँ पे नॉर्मल खींचे और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आई से दिखाते हैं, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को आर से दिखाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. That means angle I is equal to angle R. यही है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या हो जाता है? आर हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर। डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर देखते हैं। एक टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? इंसिडेंट रे को जब किसी सरफेस पे आप इंसिडेंट करते हैं तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। एक एंगल से क्या होता है? एक एंगल से अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अभी हम उसको समझाएंगे, पहले डिफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे द एंगल थ्रू विच इंसिडेंट ray deviate from its path is called angle of deviation। एंगल ऑफ डेविएशन सब सरफेस होता है, सारे सरफेस होता है। यहाँ प्लेन मिरर से हम बता ले रहे हैं, कॉन्केव मिरर के थ्रू भी होगा, लेंस के थ्रू भी होगा, सारे चीज पर चर्चा होगा। देखिए अभी चर्चा कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर। क्या लिखें? द एंगल थ्रू व्हिच इंसिडेंट रे डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय डेल। किसी से डिनोट करते हैं जी? डेल से डिनोट करते हैं। एक मिनट देखिए, ये प्लेन मिरर है। ये कौन सा मिरर है जी? प्लेन मिरर है। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किए। इंसिडेंट करने के बाद ये रे ऑफ लाइट का रास्ता यही ना है, यही ना इसका पाथ है। तो ये इस पाथ पे नहीं जाता है, ये टकरा कर यहाँ से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। और यहाँ पे ये क्या है? इसका नॉर्मल। ठीक है, एक मिनट समझो। अगर सपोज करो मिरर नहीं रहता तो इंसिडेंट रे सीधे निकलता, लेकिन मिरर होने के कारण ये रे सीधे नहीं जाके यहाँ से क्या हो रहा है? मुड़ जा रहा है। तो ये अपने पथ से जिस एंगल से डेविएट हुआ, ये सीधे न जाके इधर बेंड किया है। तो जिस एंगल से ये डेविएट होता है
उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं जी, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। देखो तो ये नॉर्मल है, ए बी सी एन नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो अगर ये आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होता है। ये आई मानते हैं तो इसको भी क्या मान सकते हैं, आई। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पर हमको डेल का मान निकालना है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को जो भी एंगल का सम होगा सब क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस I प्लस डेल इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 एंगल, तीनों एंगल का सम कितना डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पर, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2y प्लस डेल इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2y। ये एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम का क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर, ये फॉर्मूला गया, डेल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2y। अब चर्चा करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस का, ये दोनों का मतलब चर्चा करेंगे। और वहां पर चर्चा करेंगे डेविएशन किस तरह का होता है, डेविएशन वहां पर जानना जरूरी है। क्या चर्चा करेंगे जी, एक मिनट समझो। अभी चर्चा करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस का और ग्रेजिंग इंसिडेंस का। नॉर्मल इंसिडेंस क्या है, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना है। बार बार इस दोनों टर्म का न्यूमेरिकल में यूज होते रहता है। स्पेशल केस के बारे में बतला रहे हैं। यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल मतलब समझते हो, नॉर्मल। एक मिनट देखो, ये क्या हो गया जी, नॉर्मल। ठीक है, मान ली इसी नॉर्मल पर किसी रे को क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे। क्या करेंगे जी, नॉर्मल ऐसे होता है ना, वहीं पर रे को क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर रे को क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। कौन सा इंसिडेंट करते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस करते हैं। If light incident normally, इसका मतलब क्या होगा, ये सरफेस है और ये नॉर्मल, ये क्या है जी, बी और एन नॉर्मल दिखाते थे। कितना डिग्री पर होता था ये जी, 90 डिग्री पर। और इसी पर किसी रे को क्या कर देंगे, इंसिडेंट करेंगे। देख रहे हो, इस पे रे को नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मल पे ही रे को क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहा है, उसी को नॉर्मली इंसिडेंस करते हैं। नॉर्मल पे ही रे को इंसिडेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नॉर्मली इंसिडेंस करते हैं। और जब इस रे पर लाइट को इंसिडेंट करते हैं ना, तो लाइट इसी पर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, इसी पर वापस आ जाता है। क्यों, यहाँ देख लो, जब लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, 0। देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ में बनता है ये आई, कि नहीं बनता है। लेकिन जब इसी पर क्या कर देंगे, नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे, तो ये आई क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये आई रहेगा नहीं, ये आई क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल के एलॉन्ग लाइट को इंसिडेंट कर रहा है, तब उस केस में क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू 0। अब तुम लोग जानते हो सेकेंड लॉ से, तुम लोग जानते हो, एंड आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट लिखते हैं। तो यहाँ आर भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब आई इक्वल टू आर इक्वल टू दोनों क्या हो जाएगा, 0। अब इस केस में डेविएशन निकालना हो, इस केस में क्या निकालना हो, डेविएशन। तो सिंस डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल बराबर क्या लिखते हैं, 180 माइनस 2i लिखते हैं ना जी। तो 180 माइनस 2, आई का मान क्या डालेंगे, 0। तो देयरफॉर डेल बराबर भी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या, डायरेक्शन रिवर्स होना, सेम डायरेक्शन रहता है तो एंगल 0 डिग्री होता है। देखो, लाइट को इंसिडेंस किए, ठीक है, लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट किए तो आई 0 ले लिए, और लाइट उसी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो डेविएशन कितना डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। देखो, नॉर्मल इंसिडेंट क्या है, आई 0, तो आई 0 तो आर भी क्या हो जाएगा, 0। नॉर्मल इंसिडेंस में आई और आर 0 हो जाएगा, तो डेल का मान जो निकालेंगे वह कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ठीक है,
एक और टॉपिक पढ़ाएंगे, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस है क्या पहले समझ लो। जब कोई रे है ना किसी कर्व सरफेस को टेंजेंशियली टच करके निकल जाए, टेंजेंशियली टच करके निकल जाए, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस करते हैं। कौन सा इंसिडेंस करते हैं, जिसको टेंजेंशियली स्पर्श करते हुए निकल जाए, टच करते हुए निकल जाए, तो उसे ग्रेजिंग इंसिडेंस करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, उसमें इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे के अलोंग ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे होता है। अभी चर्चा कर रहे हैं, लिखिए। नॉर्मल इंसिडेंस का चर्चा कर दिए, जिसमें आई और आर दोनों जीरो था और डेल्टा क्या था जी, 180 डिग्री। डेविएशन कितना था, 180 डिग्री था। अब पढ़ रहे हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। इफ लाइट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेंजेंशियली, यदि क्या हो, लाइट क्या करता हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टेंजेंशियली क्या करता है, टेंजेंशियली मतलब टच करते हुए स्ट्राइक करता हो, तो उसे कौन सा कहेंगे, ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसको समझो फिगर के द्वारा। फिगर खींच रहे हैं, ये कर्व सरफेस है। कौन सा सरफेस है जी, कर्व सरफेस है। और लाइट देख रहे हो, ये लाइट इसको टेंजेंशियली स्ट्राइक किया। क्या किया है जी, टेंजेंशियली। अब इसका नॉर्मल जो इस पॉइंट पे खींचेंगे, वह नॉर्मल इसके सेंटर से मिलेगा। कर्व सरफेस के किससे मिलेगा जी, सेंटर से। नॉर्मल, जब कर्व सरफेस का नॉर्मल हमेशा सेंटर से गुजरता है। कहां से गुजरता है जी, कर्व सरफेस का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से गुजरता है। कोई दिक्कत है, यहाँ पर लाइट देख रहे हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टेंजेंशियली स्पर्श करते हुए टच करता है, तो सीधे निकल जाता है। सीधे क्या हो जाता है, निकल जाता है। दैट मींस ये डेविएट नहीं होता है। तो देखो तो इंसिडेंट रे जो होता है, यही ना आई होता है जी। ये कितना डिग्री हो गया यहाँ पर, 90 डिग्री। और ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। तो ये भी क्या होगा जी, ये आर होता है और ये आर बराबर भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर समझ लो, इफ लाइट, ग्रेजिंग इंसिडेंट में, इफ लाइट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेंजेंशियली, यदि कोई लाइट है ना सरफेस को टेंजेंशियली टच करते हुए स्ट्राइक करता हो, तो उस समय लाइट रे डेविएट नहीं होता है, रे सीधे निकल जाएगा। रे क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। और ये देखो सेंटर से यहाँ पर नॉर्मल खींचे, सेंटर से क्या खींचे हैं जी, नॉर्मल खींचे। कर्व सरफेस का सेंटर यही होगा, ये नॉर्मल होगा। तो उस केस में देखो तो ये नॉर्मल है, ये मान लो बी है और ये यही नॉर्मल है। तो ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो तो आई कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर आर भी होगा, यही एंगल आर होता है। ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये एंगल आर होगा, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इस केस में याद रखना, I इक्वल टू R इक्वल टू कितना डिग्री होगा जी, ग्रेजिंग इंसिडेंट में I और R कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। एंड डेविएशन तो हो नहीं रहा है, लेकिन मैथमेटिकल भी देख लो, लाइट सीधे निकल गया, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 0 होगा। एंड देखो ऐसे भी निकल जाएगा, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखे हैं, 180 माइनस 2i। तो 180 माइनस 2, I का मान 90 डिग्री डालेंगे, तो देखो तुम 180 में से 180 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। याद रखना, ग्रेजिंग देखो नॉर्मल इंसिडेंट्स में आई आर 0 होगा और डेल्टा क्या होगा जी, 180 डिग्री। लेकिन ग्रेजिंग इंसिडेंस में आई और आर 90 डिग्री होगा और डेल्टा क्या होगा, डेविएशन नहीं होगा, डेल्टा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये सब टॉपिक का बाद में तुम्हारा न्यूमेरिकल यूज होगा, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में लिख देगा नॉर्मली इंसिडेंस, तो सब ऑलरेडी दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पर आई आर 0 होगा, ठीक है, और डेल्टा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो उसमें याद रखना सरफेस को टच करते हुए निकलेगा, ठीक है। तो उस केस में आई आर 90 डिग्री होगा और डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। दैट मींस नो डेविएशन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मैंने वेक्टर फॉर्म में दिखलाया था। अब यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही वेक्टर फॉर्म में दिखलाने जा रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, इसको समझ लो अधिक। ये सारा बुक में इसका डिस्कशन नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद बताएंगे क्वेश्चन इस पर कैसे पूछता है, कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत जगह इसका चर्चा नहीं मिलेगा, तुम लोग कहीं खोजोगे वो भी तो नहीं मिलेगा। आज हम बताने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते ही रहता है। देख लो एक मिनट, क्या लिखे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में प्लेन मिरर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखाने हम जा रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, हम कल बोले थे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सबका एक निश्चित डायरेक्शन होता है। सबका क्या होता है, एक निश्चित डायरेक्शन होता है।
अब डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं। डायरेक्शन को किसी से दिखाते हैं जी? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ हम लेंगे यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग इंसिडेंट रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेंगे, रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेंगे, नॉर्मल के अलॉन्ग भी लेंगे, एक मिरर के अलॉन्ग भी यूनिट वेक्टर लेंगे। सारा वेक्टर को लेकर, यूनिट वेक्टर को लेकर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या बतला रहे हैं। ये प्लेन मिरर है। मान लेंगे प्लेन मिरर किस एक्सिस के अलॉन्ग है जी? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। यहां पर हम लाइट को यहां पर इंसिडेंट किए हैं और लाइट यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। और फिर इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल को डालते हैं। इसी पॉइंट पे क्या करते हैं जी? नॉर्मल को डालते हैं। तो ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल n है। यूनिट वेक्टर नॉर्मल के अलॉन्ग क्या है? n है। और इसको किस एक्सिस के अलॉन्ग मान रहे हैं जी? ये x एक्सिस के अलॉन्ग है। इसका देखो x एक्सिस के अलॉन्ग नॉर्मल वेक्टर t कैप ले रहे हैं। y एक्सिस के अलॉन्ग देखो तो यूनिट वेक्टर क्या ले रहे हैं? n कैप ले रहे हैं। और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर a कैप ले रहे हैं, a1 कैप ले रहे हैं। रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर a2 कैप ले रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये थीटा होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? थीटा होगा। दोनों क्या होगा जी? थीटा होगा। कोई दिक्कत है? अब यूनिट वेक्टर, ये सारा यूनिट वेक्टर है। a1 a2 a1 a2 n cap and t cap are unit vectors along incident ray, reflected ray, normal and plane mirror respectively। ये सारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन के बारे में बताता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ये सब का मैग्नीट्यूड a1 हो, a2 हो, n हो और t, सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। अब तुम लोग इसके पहले वेक्टर में पढ़ा होगा। वेक्टर में क्या पढ़ा होगा? कोई एक वेक्टर है, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा होगा। ये क्या ओरिजिन वो है? एक वेक्टर r है, एक वेक्टर r है, ठीक है। और ये r एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इसका दो कंपोनेंट होता है। एक क्या होता है? एक कंपोनेंट क्या होता है जी? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग r cos थीटा होता है और y एक्सिस के अलॉन्ग r sin थीटा होता है। इसको rx से दिखाते हैं और इसको क्या करते हैं? ry से दिखाते हैं। इसी से दिखाते हैं ry से। अब तुम लोग लिखते हो वेक्टर rh का तो क्या लिखते हो? rx i प्लस क्या लिखते हो? ry से लिखते हो। तो वेक्टर r इक्वल टू rx, तो rx की जगह हम लोग लिखते हैं r cos थीटा i, ry की जगह क्या लिखते हैं? r sin थीटा जी। इसी का एप्लीकेशन यहाँ होने जा रहा है। इसी का एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर दो देखो, दो यूनिट वेक्टर एलॉन्ग इंसिडेंट रे a1 है, रिफ्लेक्टेड रे के एलॉन्ग क्या है? a2 है। और इसको हम लोग cos थीटा और sin थीटा के रूप में दिखाएंगे। cos थीटा और sin थीटा के सम के रूप में क्या करेंगे? दिखाएंगे। अब देखो कैसे हम तोड़ते हैं इसको। ये a1 है, इसका दो कंपोनेंट होगा। चलो
पहले ये एंगल थीटा है और ये पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल से जाएंगे, ये और ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और यहाँ पर भी हम सोच लेते हैं, यहाँ पर देखिए A1 जो है यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंस रे है, A1 का देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा है। अब यहाँ पर देखिए इसका दो कंपोनेंट होगा, ये A1 यूनिट वेक्टर का, एक एक्स एक्सिस के अलावा दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस, एक इधर होगा दूसरा इधर होगा, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। A1 यूनिट वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है जी, यूनिट वेक्टर। अभी बोले हैं ना जी Rx का एक कंपोनेंट R cos थीटा होता है, तो A1 का एक कंपोनेंट A cos थीटा होगा और ये क्या होगा, A sin थीटा। तो A1 के जगह पर हम 1 रखेंगे, A1 के जगह पर क्या लिखेंगे, 1। तो देखो जिधर एंगल बनता है ना उधर कंपोनेंट cos थीटा के साथ होता है, जिधर एंगल बनता है कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा। A1 के जगह पर क्या डालेंगे, 1, तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 cos थीटा, ठीक है। और उसके जस्ट परपेंडिकुलर 1 क्या हो जाएगा, sin थीटा। A1 के जगह पर किसको डाल दिए हैं, 1 को हम डाल दिए हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये cos थीटा किधर है जी, देखो y एक्सिस के अलोंग है लेकिन नीचे की ओर है, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर यहाँ पे n कैप है ना, लेकिन y एक्सिस के अलोंग है, ये नीचे की ओर है। और ये देख रहे हो 1 sin थीटा जो है ना, ये मिरर के अलोंग है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, d है। तो इसके लिए यूनिट वेक्टर प्लस n कैप ना लेके क्या लेंगे जी, माइनस n कैप। और इसके लिए देखो अलोंग द मिरर है ना, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, d लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ना I लिखते थे ना, तो I के जगह पे यहाँ पर t आ जाएगा, ठीक है। और j के जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस n कैप में आके क्या आ जाएगा, माइनस n कैप आएगा। अब चलो यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर भी वेक्टर A2 है, यूनिट वेक्टर A2 है। देखो ये क्या है जी, यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक मिनट देखो, एक इधर होगा, एक क्या होगा, ऊपर होगा, ये है ना जी, एक राइट साइड में क्या होगा, ऊपर होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब A2 का भी कंपोनेंट होगा, A2 का भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो यहाँ पर देखो जिधर एंगल बनता है उधर क्या हो जाएगा जी, A2 के जगह पर 1 देंगे, 1 cos थीटा, और यहाँ पर उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 1 sin थीटा, ठीक है। अब देखो A2 का एक कंपोनेंट 1 cos थीटा किधर है, ऊपर की ओर, इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, n कैप। और दूसरा 1 sin थीटा किधर है, अलोंग द मिरर है, इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, d लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये वाला तो समझ गए ना, r इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू क्या लिखते हैं जी, r cos थीटा i प्लस क्या लिखते हैं, r sin थीटा j। तो उसी तरह से अब वेक्टर A1 बराबर, ठीक है, पहले cos थीटा को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 cos थीटा प्लस n कैप, नहीं ऊपर है तो प्लस n कैप, नीचे है तो क्या हो जाएगा, माइनस n कैप। और ये वाला क्या हो जाएगा, इसको 1 sin थीटा, यूनिट वेक्टर के जगह पर क्या देंगे जी, t कैप देंगे, यूनिट वेक्टर की जगह पर क्या देंगे जी, t कैप देंगे। देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं जी, मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देख लो। यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस A1 यूनिट वेक्टर, वेक्टर R इक्वल टू R cos थीटा I प्लस R sin थीटा J लिखते थे, R cos थीटा I प्लस R sin थीटा J लिखते थे। तो A1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 cos थीटा, 1 cos थीटा, यूनिट वेक्टर ऊपर प्लस n कैप है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस n कैप, नीचे के लिए क्या हो जाएगा जी, माइनस n कैप, ठीक है। अब चलो इसके लिए आ जाओ, फिर यहाँ ध्यान दो, फिर ये I sin थीटा राइट साइड की ओर है, यूनिट वेक्टर क्या है, t है। तो 1 sin थीटा के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, t है, प्लस 1 sin थीटा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो देयरफॉर A1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर A1 बराबर माइनस cos थीटा n कैप प्लस sin थीटा t कैप, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से A2 का लिखेंगे, लिखेंगे सिंस A2 यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे जी, दो कंपोनेंट के रूप में, ठीक है।
तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है जी 1 sin थीटा, वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 cos थीटा। 1 cos थीटा ऊपर में है जी, तो लिखेंगे 1 cos थीटा। ऊपर है तो यूनिट वेक्टर क्या देंगे जी एन कैप, और ये राइट साइड में है तो क्या देंगे जी 1 sin थीटा। इधर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा ठीक है, क्या हो जाएगा ठीक है। तो देयरफॉर A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी cos थीटा एन कैप प्लस sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब एक चीज और निकालेंगे, नाउ A2 माइनस A1 इक्वल टू, A2 का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पर A1 का वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो गया माइनस। यहाँ पर साइन थीटा टी कैप, साइन थीटा टी कैप क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा cos थीटा एन कैप, cos थीटा एन कैप, तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा एन कैप। यानी A2 माइनस वेक्टर A2 माइनस A1 बराबर क्या आ गया जी 2 cos थीटा एन कैप। इसको इक्वेशन थर्ड कंसीडर करेंगे। इसके नीचे वाला को मिटा देते हैं। अब एक और हमको यहाँ पे क्या काम करना है, ये देखो यूनिट वेक्टर A डॉट और n कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। A1 यूनिट वेक्टर और n कैप का क्या निकालना है जी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। अब डिसाइड करते हैं, यहाँ पर एक नया फिगर खींच रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, नॉर्मल के लिए ये नॉर्मल है और यही है, ये यूनिट वेक्टर A1 कैप है, ठीक है। ये एंगल क्या है थीटा है। ये वेक्टर देखो नॉर्मल n कैप ऊपर है, एंगल टेल टू टेल लिया जाता है। ये एंगल हेड और टेल के बीच में, तो इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसको क्या करेंगे जी आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब देखो टेल टू टेल एंगल लेने के लिए यही एंगल ना होगा जी, तो ये एंगल 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, यानी एंगल बिटवीन A1 कैप एंड n कैप इज क्या होगा 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे एक मिनट ध्यान दो। अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी डॉट प्रोडक्ट। अब निकालेंगे सीन्स, सीन्स अब निकालना है हमको क्या चीज A1 यूनिट वेक्टर और n यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ A डॉट B बराबर AB cos थीटा। तो यहाँ पर A1 डॉट क्या है n कैप है ना, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा जी A1 n cos, और दोनों के बीच का एंगल कितना है जी 180 माइनस थीटा। ठीक है, A1 का मैग्नीट्यूड तो बोले तो 1 है, n कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, और cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस cos थीटा होता है। तो A1 डॉट n कैप, ठीक है। तो देयरफॉर ये माइनस को इधर ले आएंगे, तो देयरफॉर cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा A1 डॉट माइनस, ये माइनस इधर चल जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस A1 डॉट n कैप ये आ जाएगा। ये रिजल्ट क्या हो गया फोर्थ हो गया, ये रिजल्ट क्या हो गया जी फोर्थ। और फ्रॉम थर्ड आएंगे, अब इसमें आएंगे जी फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड सिंस क्या लिखे हैं जी A2 यूनिट वेक्टर A1 यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या लिखे थे 2 cos थीटा n कैप। ये माइनस जाके इधर क्या हो जाएगा जी प्लस, तो A1 यूनिट वेक्टर माइनस जाके प्लस हो जाएगा 2, और cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या आया हुआ है जी cos थीटा का वैल्यू माइनस A1 यूनिट वेक्टर डॉट n वेक्टर, और इधर भी क्या हो जाएगा n, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देयरफॉर A2 यूनिट वेक्टर बराबर A1 यूनिट वेक्टर माइनस 2 A1 डॉट n कैप। यही रिजल्ट। हाँ एक और n कैप, एक मिनट, हाँ ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2A1 n कैप, और एक और क्या है यहाँ पर n कैप। यही एक्सप्रेशन आ गया। यहां ध्यान दो क्या बदला है,
अब देखो यही रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके बारे में तुमको बताना चाह रहे थे। अब देखो तो क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे a1 है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल n कैप है, और यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे a2 है। तो a2 का यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे 2, फिर यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर n कैप, और फिर क्या है n कैप। इस a2 से तुम क्या कर सकते हो, इस a2 यूनिट वेक्टर a2 से तुम क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्टेड रे को वेक्टर फॉर्म में इस रूप में क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। यही रिजल्ट है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जिसको हम बताने जा रहे हैं। तो विशेष कुछ नहीं, ये रिजल्ट लिखा याद रहेगा, तुम हर एक तरह के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अब इस पे बताने जा रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, अभी नहीं बहुत पहले भी पूछे जा चुके हैं। बहुत सारा पहले देखो, बहुत सारा पहले एग्जाम IIT तो कंबाइंड रूप में आ रहा है ना, पहले IIT के अलावा रुड़की होता था, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस होता था, उस समय ये सारा क्वेश्चन पूछे जाता था। अभी जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो बहुत पहले, आज से 1970 1980 से भी पहले ये सब सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि फिर पूछा जा सकता है। और इस पे बतला रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तुमको इधर के क्वेश्चन में कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और अभी जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो सारा बहुत पहले अदर कंपटीशन में पूछा जा चुका है, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे चर्चा करेंगे। सारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा, सारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा। और एक चीज ये जान जाओ, आने वाला अभी समय में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दिन से पूछा जा नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इस विशेष रूप से हम इस टॉपिक का चर्चा किए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म बताए हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन IIT एडवांस 13 में पूछा गया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, जो कॉन्सेप्ट थ्योरी जो बताए हैं उससे बहुत बिलो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। इस लेवल का क्वेश्चन 1970 से पहले पूछा जाता था, इस लेवल का क्वेश्चन 1970 से पहले पूछा जाता था, उसका भी हम चर्चा करेंगे कि उसका स्टैंडर्ड क्या होता था। अब तो IIT का स्टैंडर्ड बहुत गिरा दिया है। पहले का जो एक लेवल था उसके सामने बहुत छोटा लेवल होता है IIT का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, अब उसमें लेवल कितना डाल भी सकता है। देखो ये क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट से है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको दो तरीका से बता देंगे, ठीक है। एक तरीका तो हम जो हम बताए यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट लिए हैं उससे बता देंगे, दूसरा मेथड भी हम बता देंगे, ठीक है, बता देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है उसके सामने ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, जिसका हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये एडवांस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो हम बताते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन है कि ये इंसिडेंट लाइट है। कौन सा लाइट है ये? इंसिडेंट लाइट है। इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन। देखो इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर ही अभी हम साबित कर देंगे, ये यूनिट वेक्टर है। इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर दिए हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई क्या होगा, उसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देख लो ये दिए हुआ यूनिट वेक्टर ही है, चेक कर लो। जो वेक्टर दिए मान लो वेक्टर A1 मानते हैं, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा। ये A1 वेक्टर मान लो तो 1/2 है आई कैप प्लस √3 i है, √3j है। इसको चेक करना मैग्नीट्यूड मोड ऑफ A1 निकालोगे तो चेक करना है तो 1/2, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, देखो यही 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1 इन
1/2 इंटू 1 प्लस 3 आ जाएगा, 1/2 इंटू 4 का 2 हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर A1 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये यूनिट वेक्टर ही है, ये दोनों वेक्टर तुम्हारा यूनिट वेक्टर ही है। हम जो थ्योरी लिए हैं वहां पर यूनिट वेक्टर एलॉन्ग इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का ही हम चर्चा किए हैं। अब यहाँ ध्यान दो, छोड़ो इसको हम मिटा दे रहे हैं, हम इतना समझा दिए कि A1 और ये जो A1 और A2 जो है ये दोनों यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अब यहाँ ध्यान दो, सिंस A1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/2 I प्लस √3j एंड A2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी, 1/2 I माइनस √3j। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है जी, यूनिट वेक्टर है। एक मिनट देखो, हम जो इसी का एक कॉन्सेप्ट है, ये कैसे ले रहे हैं, यही ना A1 होता है जी, और ये रिफ्लेक्ट करता है तो क्या होता है, A2 होता है। एंगल बिटवीन देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट यही ना थीटा है और ये थीटा है, लेकिन A1 और A2 के बीच का एंगल निकालना हो, A1 और A2 के बीच का एंगल निकालना हो तो इसको किधर ले जाएंगे जी, नीचे की ओर बढ़ाएंगे, किधर बढ़ाएंगे जी, नीचे की ओर। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन अभी बोले हैं, यही A1 है, ये टेल टू टेल हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन अभी बोले हैं, ये थीटा थीटा है, तो ये एंगल 180 माइनस क्या होगा, 2 थीटा। दैट मींस A1 और A2 के बीच का एंगल जो होगा, A1 और A2 के बीच का जो एंगल होगा वो 180 माइनस 2 थीटा होगा। 180 माइनस क्या होगा, 2 थीटा। अब इस दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लेके इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक चीज जान जाओ, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, A1 और A2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, यूनिट वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है जी, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जी, 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1। A1 और A2 का वैल्यू कितना होगा जी, 1। ये दोनों यूनिट वेक्टर है, वैल्यू कितना होगा जी, 1। अब यहाँ पर ध्यान दो, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी, स्केलर प्रोडक्ट। लिखेंगे सेंस A1 डॉट A2 बराबर क्या लिखते हैं, A डॉट B बराबर AB cos थीटा लिखते हैं ना, तो उसी तरह से A1 डॉट A2 इक्वल टू A1 A2 और cos, एंगल कितना है दोनों के बीच का जी, 180 माइनस 2 थीटा है। तो अब आ जाओ A1 डॉट A2, तो A1 का वैल्यू क्या है जी, 1/2 I प्लस √3j और डॉट ये भी 1/2 I माइनस √3j। और यहाँ पर ध्यान दो, A1 का वैल्यू क्या है जी, 1, A2 का वैल्यू भी क्या, 1, और cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos 2 थीटा होता है। चलो 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 हो जाएगा। ये I है प्लस √3j है डॉट I है माइनस √3j, ठीक है, इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा। देखो एक मिनट, 1/4 डॉट प्रोडक्ट तुम लोग पढ़ा होगा, ठीक है। सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट 1 होता है, सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, 1। सेम का सेम से गुना होता है, I से I का गुना हुआ, J से J का गुना, बाकी सब का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो I से I का मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू I क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ये √3 है और ये क्या है जी, √3 इंटू क्या हो जाएगा जी, -3, J इंटू J का भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1, इसमें सेम का गुना होता है, इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा। तो 1/4, अब ये 1 है और √3 प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा जी, 3 इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा। अब चलो 1/4 ये -2 आ जाएगा और माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। और माइनस माइनस यहाँ पर देखो 2 जा क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी,
-1/2 इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 के जगह कॉस कितना डिग्री लिख सकते हैं, 60 डिग्री इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो कॉस कॉस हट जाएगा, तो यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी आंसर कितना डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री हो जाएगा जी, 30 डिग्री। यही तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये हम इस कॉन्सेप्ट से बनाए हैं, ठीक है, जो हम कॉन्सेप्ट थ्योरी में बताए उससे बनाए हैं, और ऐसे भी बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, दूसरे तरीका से भी इसको हम बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा तरीका और आसान है, लेकिन हम जो थ्योरी लेकर चले थे उससे इसको हम बनाए। A1 और A2 यूनिट वेक्टर था, ठीक है, एक एलोंग इंसिडेंट रे था, दूसरा एलोंग रिफ्लेक्टेड रे था। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 180 - 2 थीटा होगा, तो डॉट प्रोडक्ट लेके इसको सॉल्व हम कर दिए। एक और तरीका बहुत आसान, उसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इतना शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन का एक अनदर मेथड भी बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये मेथड बहुत छोटा होगा, हौले हौले मेथड होगा, ठीक है, बहुत हौला होगा, ठीक है। हौले हौले देख लो इस मेथड को। अब सारा क्वेश्चन को हम जब भी कोई क्वेश्चन बताएंगे, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, लाइट का जस्ट अभी थ्योरी स्टार्ट किए थे, थ्योरी को डिटेल रूप से बताएं। अब कुछ टॉपिक आएगा जहाँ पर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन होगा, और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में जहाँ भी छोटा मेथड होगा उस पर भी फोकस करेंगे, जितने भी सारे मेथड होंगे उस पर भी फोकस करेंगे, और कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को छोटा से छोटा बनाने का, हौले हौले करने का, हौले हौले करने का कोशिश करेंगे, और हौले हौले सारा न्यूमेरिकल भी बनेगा। तुम लोग न्यूमेरिकल बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर अनदर मेथड कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचेंगे, क्या खींचेंगे जी, एक नॉर्मल खींचेंगे। मान लो मिरर नहीं रहता तो इंसिडेंट रे सीधे जाता, इंसिडेंट रे सीधे जाता। यही यूनिट वेक्टर क्या माने थे, ये वेक्टर A1 है, ठीक है, ये A1 है, तो ये भी क्या होगा जी, A1 होगा, ठीक है, यही इंसिडेंट रे आएगा, ठीक है। अब यह मान लो ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है जी, वाई एक्सिस है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ से इस पे एक नॉर्मल डाल देते हैं, और यहाँ से इस पे एक नॉर्मल डाल देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थीटा होता है, तो देखो तो अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो वेक्टर A1 इक्वल टू क्या था, 1/2 I प्लस √3j है ना जी, तो 1/2 I प्लस √3/2, ये एक्स एक्सिस के लंब हो, 1/2 I किस एक्सिस के लंब होता है, एक्स एक्सिस के लंब, ये जो है 1/2 होगा, ठीक है, और ये किसके लंब होता है, वाई एक्सिस के लंब, ये √3/2 होगा, ठीक है। ये 1/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, 1/2। अब यहाँ पे एक ट्रिंगल देख लो, O है, A है, B है, इन ट्रिंगल OAB, ठीक है। OAB में tan थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं जी, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, और बेस क्या हो गया OB, ठीक है। तो AB का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो तो 1/2, और OB का वैल्यू क्या है जी, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, 1/√3 आ गया। 1/√3 को tan में कितना डिग्री के रूप में लिख सकते हैं, 30 डिग्री के रूप में, tan से tan हट जाएगा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। एक तो पहला मेथड पता है जो जनरल कॉन्सेप्ट था, जनरल कॉन्सेप्ट है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का, उसमें डॉट प्रोडक्ट लेके बनाया है। एक ये सिंपल क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए इस तरह से बन गया, लेकिन इसमें जब टफ क्वेश्चन होगा तो तुमको उसी को फॉलो करना पड़ेगा जो इसके पहले हम बताए थे। A2 इक्वल टू, ठीक है, A1 - 2 A1 डॉट n और फिर n, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कल इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कल इस पे ही हम चर्चा करेंगे, इस पे बताएंगे 1970 से पहले IIT का जो क्वेश्चन कभी पूछता था, IIT या रुड़की या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का, ये सब का क्वेश्चन जो पूछता था तो वो उसका लेवल इस स्टैंडर्ड का होता था। अब जो है ना, अब जो क्वेश्चन पूछता है उसका स्टैंडर्ड छोटा होता है,
लेकिन क्या है, एडवांस का क्वेश्चन क्या स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन करता है। यहाँ तो हल्का क्वेश्चन पूछा होगा, इसको भी अब उठा सकता है, इसको भी अब ले सकता है। तो कल इस पे बहुत सारे क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। आज पहला दिन था, पहला न्यूमेरिकल बताने का हमको मौका मिला है। अब कल से देखना न्यूमेरिकल कैसे बनता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन का डेप्थ क्या हो सकता है, कल से हम चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। चलो आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे